शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लाई कर्व कैसा होता है शॉर्ट रन में, ठीक है। अभी हम आगे लॉन्ग रन भी देखेंगे, उसके पहले अभी शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कैसा होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अच्छा, डिमांड कर्व कैसा होता है। डिमांड कर्व अभी देखा हमने, डिमांड कर्व इक्वल्स टू प्राइस होता है। शॉर्ट रन में कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारा डिमांड कर्व ऐसा होता है ना। अब बात आती है सप्लाई कर्व की। सप्लाई कर्व कैसा है। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द MC कर्व ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज दैट इट डिपिक्ट्स द फर्म सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं ये, जो MC कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, वही हमारा सप्लाई कर्व है। मतलब जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है, ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और यही हमारा सप्लाई कर्व है। तो याद रखने वाली बात है, शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही हमारा सप्लाई कर्व है। कौन से मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है। ये फिगर के ज़रिए हमें समझ में आएगा। मान लो कि हमारा प्राइस है 2 रुपये, ठीक है। अब 2 रुपये अगर हमारे कमोडिटी का प्राइस है, तो हमारा डिमांड कितना, डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। D1 हमारा डिमांड हो जाएगा। द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹2, करस्पॉन्डिंग टू इट वी हैव D1 एज डिमांड कर्व फॉर द फर्म। At price 2, the firm supplies Q1 output because MR equals to MC, ठीक है। तो जब 2 रुपये हमारा प्राइस है, तो ये हमारा डिमांड कर्व है। लेकिन हम सप्लाई कितना करेंगे, हमें तो इक्विलिब्रियम पे रहना है। जहाँ MR इक्वल्स टू MC रहेगा, तब हम सप्लाई को उतना हम सप्लाई करेंगे। मान लो अगर हम Q3 सप्लाई करते, इतना सप्लाई करते हैं, तो हमारा रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है हमारा 2, लेकिन कॉस्ट कितना है, कॉस्ट हमारा 2 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ रहेंगे क्या, नहीं, हम यहाँ पे भी नहीं रहेंगे, हम रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कहाँ पे, जहाँ पे MR इक्वल्स टू MC हो रहा है ना। लॉजिकल है, यस, ठीक है। इफ़ द मार्केट प्राइस इज ₹3, द करस्पॉन्डिंग डिमांड कर्व इज D2। ठीक उसी तरह अगर हम प्राइस रखते हैं 3, ठीक है, तो 3 के बाद में जहाँ पे अगर 3 रखते हैं, तो 3 का हमारा डिमांड कर्व ये हो जाता है ना। अब अगर डिमांड कर्व ये है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E2 आ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि E2 पे हमारा MR इक्वल्स टू MC हो रहा है, तो हमारा नया क्वांटिटी ये आ जाता है। उसी तरह हम प्राइस 4 करते हैं, तो और हमारा Q3 होता है। प्राइस 5 करते हैं, तो और आगे आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे अगर हम इन पॉइंट्स को अगर मिला लेते हैं, तो हमें हमारा सप्लाई कर्व मिल जाता है, ठीक है। और जब हमने देखा, तो हमें पता चला कि इन शॉर्ट रन कॉम्पिटिटिव मार्केट सप्लाई कर्व इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट कर्व, S इक्वल्स टू MC, ठीक है, S इक्वल्स टू MC। फॉर प्राइजेस बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट द फर्म विल सप्लाई 0 यूनिट्स। हमने प्रीवियस यूनिट में देखा था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम में हम प्रोड्यूस करेंगे क्या, नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही बंद कर देंगे। Because the firm is unable to meet even its variable cost. For prices above AVC, the firm will equate price and marginal cost. When price is high enough to meet the AVC, a firm will decide to continue its production. At price 2, the AVC of the firm is covered and therefore the firm need not shut down. Thus, in perfect competition, the firm's marginal cost curve above AVC has the identical shape of the firm's supply curve. ठीक है, सिंपल है, ध्यान में रखने वाली बात है। शॉर्ट रन कॉम्पिटिटिव मार्केट में मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही हमारा सप्लाई कर्व होता है,
मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही हमारा सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है, कैन अ कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न प्रॉफिट? जो कॉम्पिटिटिव फर्म है, मतलब जो परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रहा है, क्या उसे प्रॉफिट हो सकता है? ऑब्वियस ही बात है, प्रॉफिट तो होगा ही। क्वेश्चन होना चाहिए था क्या उन्हें सुपर प्रॉफिट हो सकता है क्या, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, और क्या पॉसिबिलिटी है क्या सुपर प्रॉफिट की या नहीं, ठीक है। इन द शॉर्ट रन a firm will attain equilibrium position and at the same time it may earn super normal profit, normal profit or losses depending upon its cost conditions। देखो प्राइस तो फिक्स्ड है, प्राइस तो फिक्स्ड है, मार्केट से जो प्राइस आ रही है वही है। हमें हमारी कॉस्ट को सेटल करना पड़ेगा, हमें हमारा डिमांड संभालना पड़ेगा, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो अलग कंसेप्ट है, यहाँ इकोनॉमिक्स में अलग कंसेप्ट है। बेसिक्स रिमेन्स द सेम कि ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें मिलता है वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट में वेरिएशन है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। When the average revenue of a firm is just equals to its average total cost, a firm earns normal profits or zero economic profit, ठीक है। It is to be noted that here a normal percentage of profit for the entrepreneur for his managerial services is already included in the cost, already included in the cost, already included in the cost। सबसे important लाइन है ये, देखो क्या बोलता है, एवरेज रेवेन्यू। देखो जब हमारा एवरेज रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट, जब हमारा रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट है, तो अभी तक हमने ऐसा समझा है नॉर्मल पार्लेंस में, नॉर्मल मैथमेटिक्स में, तो हमें नो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, हमें नो प्रॉफिट। जब हमारा रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट है, इसका मतलब प्रॉफिट बचा क्या, कुछ भी नहीं। हाँ, ये हमारा नॉर्मल कॉमन पार्लेंस में आज तक हमने पढ़ा, ये गलत है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है, कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है। मतलब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो एंटरप्रेन्योर को पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर को जो मिलना चाहिए रिटर्न, उसे ही प्रॉफिट बोलते हैं। और हमने देखा कॉस्ट में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का भी शेयर हम ऐड कर देते हैं, तो मतलब कॉस्ट के अंदर ही हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर आर रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये जो सी है, कॉस्ट है, कॉस्ट के अंदर हमारा एंटरप्रेन्योर का जो खर्चा है वो भी है, और एंटरप्रेन्योर का खर्चा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट भी इसी में इंक्लूडेड है। ये आगे ये जो एग्जांपल है इसमें लिखा है, व्हेन अ फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इट्स एवरेज रेवेन्यू आर मोर देन इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट। और अगर नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा अर्न करना है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू विल बी मोर देन कॉस्ट, रेवेन्यू विल बी मोर देन कॉस्ट। Thus in addition to the normal rate of profit, the firm earns some additional profit. The following example will make the above concept clear. Suppose the cost of producing 1000 units of a product by a firm is 15,000. 1000 units की बात हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 15,000, ओके। द एंटरप्रेन्योर हैज़ इन्वेस्टेड 50,000, ओनर ने 50,000 लगाया है, और जिसको मार्केट में 10% मिल सकता है। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, 50,000 इंटू 10%, मतलब 5,000 रुपये तो ओनर को कैसे भी मिलने ही है। अगर ओनर कहीं और पैसा लगाता था तो 5,000 मिलते ही थे, तो 5,000 क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, या ऐसा समझो इतना उसको मिलना ही चाहिए था। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 20,000, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 20,000। अब मान लो प्रोडक्ट को बेच के हमें 20,000 मिलता है, अगर ये हमारा है रेवेन्यू और प्रोडक्ट सॉरी ये है हमारा कॉस्ट, और अगर हमारा मान लो रेवेन्यू भी आ रहा है 20,000, तो इसका मतलब क्या है,
हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5,000 मिल रहा है ना, इसका मतलब हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। 20,000 हमें मिला, 20,000 में से 15,000 चले गया कॉस्ट में, और बचा हुआ जो 5,000 है, 5,000 भी कॉस्ट में ही है, लेकिन किसकी कॉस्ट है, एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट है। 50,000 इंटू 10%, दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन फैक्टर यूज्ड इन द बिजनेस, और इम्प्लिसिट कॉस्ट इज ₹5,000. The entrepreneur would have earned 5,000 if he had invested it elsewhere. Thus, total cost of production is ₹20,000. 15,000 plus 5,000. If the firm is selling the product at ₹20, it is earning normal profit because AR is equals to ATC. अब अगर वो 20 रुपयों में बेच रहा है, मतलब कैसे, 20,000 डिवाइडेड बाय 1,000, मतलब कितना, 20 रुपये में अगर वो सेल कर रहा है तो उसे क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, उसे क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ओके, बिजनेसमैन को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। इफ द फर्म इज सेलिंग द प्रोडक्ट एट ₹22 पर यूनिट, इट इज ग्रेटर दैन द एवरेज टोटल कॉस्ट। पर यूनिट टोटल कॉस्ट कितनी आ गई अपनी, 20,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो टोटल कॉस्ट आ गई अपनी 20 रुपया। अब अगर मान लो हम सेल कर रहे हैं 22 में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें 2 रुपये का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2 रुपये का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, इजंट इट? यस, एंड इट इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ ₹2। सही बात है ना, क्योंकि जो 20 रुपया है, 20 रुपया में तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड है, 20 रुपये में तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है ना, नॉर्मल प्रॉफिट तो इंक्लूडेड। अब अगर हम 20 से ज़्यादा में बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है। Figure 18 shows the revenue and cost curve of a firm which earns supernormal profit in the short run. Figure 18 shows the revenue and cost curve of a firm which earns supernormal profit in the short run. MR curve is a horizontal line and MC curve is a U shape. देखो नॉर्मल जो MR कर्व है, जो हमारा डिमांड कर्व है, वो ऐसा है, और MC कर्व मतलब ये है जो कि अपना सप्लाई वाला है, हमने पिछले पैराग्राफ में ही पढ़ा। और ये MC कर्व MR कर्व को कहाँ कट करता है, एट पॉइंट E, ठीक है। द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। देखो हमने इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन देखी थी, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करना चाहिए, ठीक है।
तो ये दोनों ही बातें कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, एट पॉइंट ई पे। एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट द एवरेज रेवेन्यू और प्राइस पर यूनिट इज ई क्यू। प्राइस कितनी है, ई क्यू, ठीक है, या फिर ओ पी, ई क्यू मतलब ही ओ पी। एंड द एवरेज टोटल कॉस्ट इज पी क्यू। लेकिन कॉस्ट कितनी लगी है, कॉस्ट कितनी लगी है, ये कॉस्ट कर्व है। कॉस्ट कितनी जा लग रही है हमारी, कॉस्ट लग रही है हमारी सिर्फ बी तक, मतलब कॉस्ट लग रही है इतनी, इन रेवेन्यू हो रहा है इतना, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, ठीक है, इतना ज़्यादा है। द फर्म्स प्रॉफिट पर यूनिट इज ई बी, और ये जो है यही हमारा प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट आर ए बी ई पी, मतलब ये जो ए बी ई पी, ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा प्रॉफिट है। अप्लाइंग द प्रिंसिपल टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा, रेवेन्यू आ रहा है ये, और कॉस्ट लग रही है अपनी इतनी। तो ये जो बीच का गैप है जिसको मैंने अभी येलो किया है, ये तो हमारा प्रॉफिट ही हुआ। वी फाइंड टोटल प्रॉफिट बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन ओ पी ई क्यू एंड ओ ए बी क्यू विच इज़ इक्वल्स टू ए बी ई पी, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, जिसको मैंने अभी येलो किया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सही बात है ना। तो ये हमें क्या हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, सुपर प्रॉफिट। अब देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। व्हेन अ फर्म जस्ट मीट्स इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट इट्स अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। जब हमारी सिर्फ टोटल कॉस्ट मीट हो रही है, जब हमारी सिर्फ टोटल कॉस्ट मीट हो रही है, वो वैसी वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी हमारी, नॉर्मल प्रॉफिट की। ये मतलब ये सिचुएशन क्या है अपनी, नॉर्मल प्रॉफिट की। क्यों, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ये है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ये है। तो ये अपना ई क्या आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। और यहाँ पे देखो अपना टोटल रेवेन्यू कैसा है, टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू मिलके जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू है। इसका मतलब भी क्या है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ओके, द फिगर शोज दैट द एम आर इक्वल्स टू एम सी एट ई, द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ओ क्यू। एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट प्राइस और ए आर कवर्स फुल कॉस्ट। Since AR equals to ATC, OP equals to EQ, the firm is just earning normal profit. Applying TR minus TC, we find that TR minus TC equals to 0 और there is 0 economic profit, ठीक है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है हमें। लॉसेस, ये सब में लॉसेस भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। कब, जब हमारा रेवेन्यू कॉस्ट से कम होगा तो हमें इतना जो येलो पोर्शन है, इतना हमें लॉस हो जाएगा, इतना हमें लॉस हो सकता है। क्यों, इक्विलिब्रियम का है हमारा, जहाँ एम आर इक्वल्स टू एम सी, तो वो हो गया पॉइंट ई, है ना। लेकिन हमारी कॉस्ट कितनी है, ओ क्यू के लिए हमारी कॉस्ट कितनी है, ये बी तक के कॉस्ट है। तो ये जो है इतना तो हमारा लॉस हो गया, इतना हमारा लॉस है। The firm can be in an equilibrium position and still makes losses. This is the situation when the firm is minimizing the losses. For all prices above the minimum point on the AVC curve, the firm will stay open and will produce the level of output at which MR equals to MC. When the firm is able to meet its variable cost and a part of fixed cost, it will try to continue production in the short run. If it recovers a part of the fixed cost, it will be beneficial for it to continue production because fixed costs such as cost towards plant and machinery building etc. are already incurred, and in such a case it will be able to recover a part of them. But if a firm is unable to meet its average variable cost, it will be better for it to shut down. अगर अपना वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल रहा है तो अपन तो शट डाउन कर देंगे। प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था अपन ने, दो प्रिंसिपल्स पढ़े थे,
वही दो प्रिंसिपल्स पे अभी ये वाला थर्ड यूनिट पूरा डिपेंडेंट है। अगर अपना वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है, अगर अपना वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है, तो अपन ने प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन है ये, आपको ट्राई करना है, सिंपल है एकदम, ट्राई करना है आपको एक बार। ठीक है, अब लॉन्ग रन की बात करेंगे। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म। देखो लॉन्ग रन में क्या है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। इन द शॉर्ट रन वन और मोर ऑफ द फर्म्स इनपुट्स आर फिक्स्ड शॉर्ट रन में। इन द लॉन्ग रन फर्म कैन अल्टर द स्केल ऑफ ऑपरेशन और क्विट द इंडस्ट्री एंड न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री। इन अ मार्केट विद द एंट्री एंड एग्जिट, a firm enters when it believes that it can earn positive long run profit and exits when it faces the possibility of a long run loss। देखो फ्री मार्केट है और अगर हमें लग रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है लॉन्ग रन में, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में एंटर होंगे, है ना। और अगर हमें लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं होने वाला है तो हम एग्जिट करेंगे। फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन व्हेन दे आर एडजस्टेड, व्हेन दे हैव एडजस्टेड द प्लांट सो एज टू प्रोड्यूस at minimum point of their long run average total cost। देखो हमने पहले यूनिट में ये भी देखा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट ज़्यादा रखना, इसी का मतलब हमें कॉस्ट कम रखना है। तो हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, जहाँ पे भी मिनिमम आती है, जहाँ पे भी मिनिमम आती है हम वहाँ ऑपरेट करेंगे। देखो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में अपन ने देखा था एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व कुछ ऐसा होता है, तो जहाँ पे भी हमारी कॉस्ट सबसे लोअर होगी हम वहाँ पे ऑपरेट करेंगे। इन द लॉन्ग रन द फर्म्स विल बी अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट विच आर इंक्लूडेड इन द ATC। और देखो लॉन्ग रन में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसी को कभी नहीं होता है, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या होगा, विच इज़ इक्वल्स टू ATC। ठीक है, ATC जो है उसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ATC जो है उसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। इफ़ दे आर मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, न्यू फर्म विल बी अट्रैक्टेड। मान लो हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो गया, वो बिजनेस ल्यूक्रेटिव हो गया, तो और भी लोग उस बिजनेस में एंटर करेंगे। देखो हमने देखा था 50,000 रुपये है हमारे पास और नॉर्मल रिटर्न हमें 10% मिल रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5,000। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल कॉस्ट आ रहा था 20,000 और नॉर्मल रेवेन्यू आ रहा था हमारा 20,000। तो ऐसे केस में क्या हो रहा था, हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा था जो कि था 5,000। ये जो 20,000 है उसमें अपना नॉर्मल प्रॉफिट था। मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल रिकन कर रहा हूँ। लेकिन मान लो अगर हमारा रेवेन्यू हो रहा है 22,000, तो इसका मतलब हमारी देखो हमारी कॉस्ट लगी थी 15,000, नॉर्मल रिटर्न होना चाहिए था हमें 5,000, 50,000 लगा है तो ऐसे हमने हमारी कॉस्ट पकड़ी थी 20,000। ठीक है, और अगर हमारा रेवेन्यू भी हो रहा है 20,000, तो इसका मतलब ये जो 5,000 है ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था। या यूँ समझ लो हमारा रेवेन्यू हो रहा है 20,000, कॉस्ट लगी है 15,000, तो 5,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है और 5,000 तो हमें 10% के हिसाब से मिलने ही थे, तो इसी का मतलब ये क्या हुआ, हमें नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मान लो अगर हम 22,000 में सेल कर रहे हैं तो हमें 7,000 बच रहा है, हमने पैसा लगाया कितना, 50,000। 50,000 पे 10% के हिसाब से 5,000 का हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है 7,000। इसका मतलब क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है ना। इसी का मतलब क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। और अगर किसी बिजनेस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो हर किसी के दिमाग में वही बिजनेस चलेगा,
और धीरे धीरे और भी लोग वही बिज़नेस ज्वाइन करेंगे, धीरे धीरे और भी लोगों को वही बिज़नेस करना होगा। तो जैसे जैसे लोग बिज़नेस ज्वाइन करेंगे वैसे वैसे सप्लाई बढ़ जाएगा, वैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगा। अभी ये फिगर 21 में हमें ये और क्लियरली समझ में आएगा। New firm will be attracted into the industry. This will lead to fall in price and an upward shape of the cost curve due to increase in the prices of factor as the industry expands. These changes will continue until the ATC is tangent to the demand curve. If the firm makes losses in the short run, they will leave the industry in the long run. This will raise the price and cost may fall as the industry contracts until the remaining firms in the industry cover their total cost inclusive of normal rate of profit. Figure 21, we show how firm adjusts to the long run equilibrium position as in the short run the firm faces horizontal demand curve if the price, देखो short run में क्या है, horizontal demand curve था अपना जो P वाला था, if the price is OP the firm makes super normal profit। अगर ये हमारा OP प्राइस है तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है विद द प्लांट हुज कॉस्ट इज डिनोटेड बाय SAC। देखो हमारा प्लांट ये है SAC, हम इस प्लांट पे ऑपरेट कर रहे हैं। हमने देखा था ना लॉन्ग रन पे क्या हो सकता है, हम बहुत सारे अलग अलग प्लांट पे ऑपरेट कर सकते हैं, है ना, हम बहुत सारे अलग अलग प्लांट पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम समझ लो अभी इस प्लांट पे ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब ये जो ग्रीन वाला है हम इस प्लांट पे ऑपरेट कर रहे हैं SAC। इफ द फर्म बिलीव्स दैट द मार्केट प्राइस विल रिमेन OP इट विल हैव, देखो और अगर मान लो हम इस कर्व पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, ये इतनी हमारी कॉस्ट लग रही है, मतलब ये इतनी अपनी कॉस्ट लग रही है और रेवेन्यू कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो हमें क्या हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है इतना, हमें क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। इफ द फर्म बिलीव्स दैट द मार्केट प्राइस विल रिमेन एट OP इट विल हैव इंसेंटिव टू बिल्ड न्यू कैपेसिटी एंड इट विल मूव अलोंग इट्स LAC। ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है, हमें अभी सुपर प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्शन और बढ़ जाए, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट हो रहा है तो हम और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा ज़्यादा कमाई होगी, तो हम और राइटवर्ड शिफ्ट करना चाहेंगे एट द सेम टाइम। और उसी समय जो न्यू फर्म्स है उनको भी हमारा बिजनेस दिखेगा कि ये बिजनेस में तो वैक्यूम है, सुपर प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं लोग, तो धीरे धीरे और भी फर्म इंडस्ट्री में आते जाएंगे। जैसे ही मार्केट में लोग बढ़ जाएंगे वैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगा। तो पहले सप्लाई था SS, अब सप्लाई हो गया S1। तो अब सप्लाई बढ़ गया है, सप्लाई बढ़ गया है, इसका मतलब अब हमारा प्रोडक्ट सरप्लस सप्लाई हो गया, लेकिन डिमांड उतनी बड़ी नहीं है, डिमांड तो अभी भी उतनी ही है, डिमांड अभी भी उतनी है, लेकिन सप्लाई इतना बढ़ गया है। तो सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गई, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, प्राइस कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। तो फिर हम क्या करते हैं, प्राइस P से कम करके P1 पे लाते हैं, प्राइस P से कम करके P1 पे लाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। तो फिर हमें नया इक्विलिब्रियम मिलता है, ये वाला नया क्वांटिटी आता है Q1, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि सप्लाई बढ़ गया ना, तो फिर हमारा नया इक्विलिब्रियम आता है। तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो गई, The condition for the long run equilibrium of the firm is that the marginal cost should be equal to the price and the long run average cost। तो जो marginal cost है, ये क्या हमारी marginal cost कर्व है, long run marginal cost should be equals to long run average cost curve should be equals to price। तो ये जो है हमारा, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और P1 पे हमारा नया इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, The firm adjusts its plant size so as to produce that level of output at which the LAC is the minimum। देखो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको हमको क्या रखना है, मिनिमम रखना है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या करना है, अपने को मिनिमम रखना है। At equilibrium, the short run marginal cost is equal to the long run marginal cost and the short run average cost is equal to long run average cost।
दस इन द लॉन्ग रन में क्या होता है, एस एम सी इक्वल्स टू एल एम सी इक्वल्स टू एस ए सी इक्वल्स टू एल ए सी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू एम आर, सब कुछ इक्वल हो जाता है, ठीक है. दिस इम्प्लाइज दैट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एल ए सी द करस्पॉन्डिंग plant is worked at its optimal capacity so that minima of the LAC and SAC coincide. On the other hand, the LMC cuts the LAC at its minimum point and the SMC cuts the SAC at its minimum point. Thus, at minimum point of the LAC, the above equality is achieved. ठीक है.